हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला पर। मैं एडवोकेट मोहित यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मूल विधि की इस बेहतरीन सीरीज के साथ, जिसको हमने नाम दिया है नियमों से चयन तक। तो आज का हमारा अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इससे पहले मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, कब पूरे भारत में लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने वहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाईशाला पर जाइए और इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के अधिनियम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक है, आज ये अधिनियम हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 10 धाराएं हैं और हमें 10 के 10 आज डिस्कस कर लेंगे। तो इस अधिनियम का मतलब इस अधिनियम का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँ तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब देखो, इस अधिनियम की जरूरत पड़ी क्यों। जिससे सामान्यतः होता यह है कि जब भी समाज में कोई बुराई होती है या फिर कोई कुरीति होती है, तो उसको समाप्त करने के लिए हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिससे समाज में समानता स्थापित हो और जो मतलब जिन लोगों का शोषण हो रहा है वो शोषण जो है पूर्णतः समाप्त हो जाए। तो इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने 1961 में ये अधिनियम लाया, सरकार लेके आई और इसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू करा दिया। अब देखो, इस अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य हैं यानी कि मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक है? देखो, दहेज लेने देने पर रोक लगाना। अब सामान्यतः हम ये देखते हैं कि दहेज जो है वो चलन में आ गया है, यानी कि भैया बिना दहेज के तो शादी हो ही नहीं सकती। अब देखो, दहेज जब कोई व्यक्ति देता है, ठीक है? हमारे समाज में हम ये देख पाते हैं कि जो लड़का पक्ष है वो दहेज लेता है और जो लड़की पक्ष है वो दहेज देता है, ठीक है? हमारे समाज में आज यही विद्यमान है। तो देखो, दहेज अगर कोई व्यक्ति देता है, ठीक है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, अगर जिसकी सामर्थ्य है वो दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, है गलत वो भी है, लेकिन मान लो जिसकी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है जो मतलब गरीब है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर आप उससे दहेज की डिमांड करेंगे तो उसकी हालत आप जानते हैं क्या हो जाएगी, ठीक है, उसकी हालत और बदतर हो जाएगी, ठीक है, वो और गरीब होता चला जाएगा और उसका यहाँ तक है शोषण भी हो। तो चलिए, इसका पहला उद्देश्य है दहेज लेने व देने पर रोक लगाना, ठीक है। तो इस अधिनियम ने साफ-साफ कह दिया है कि भैया आप दहेज लेंगे भी नहीं और आप दहेज देंगे भी नहीं, यानी कि लेना और देना दोनों अपराध है। दूसरा है दहेज की माँग को अपराध बनाना, ठीक है, यानी कि जहाँ-जहाँ डिमांड होगी दहेज की या पैसे की और वो डिमांड क्या बन जाएगी, वो डिमांड बन जाएगी अपराध, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने महिला से दहेज की माँग की, ठीक है, या फिर उसके घरवालों से दहेज की माँग की, तो ये आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। तीसरा है महिलाओं को शोषण से बचाना। अब देखो, अब आप कहेंगे कि महिलाओं के साथ भैया कैसा शोषण होता है? तो देखो, महिलाओं के साथ शोषण ऐसे होता है कि जब आप किसी महिला से शादी करते हैं, आपने समाज में देखा होगा जब किसी की शादी होती है, तो लड़की पक्ष क्या करता है? लड़की पक्ष दहेज देता है, ठीक है? और अगर दहेज वो नहीं देता, तो उससे दहेज की डिमांड की जाती है कि भई हमें इतना पैसा चाहिए या फिर हमारा लड़का फलाना कंपनी में है, हमारा लड़का इस पद पे है, तो हमें इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम सारी चीज़ें। तो इससे होता क्या है? इससे जो है, जो लड़की और लड़के के बीच में एक तो समानता स्थापित नहीं होती, ठीक है? और लड़की को मतलब एज़ अ मानव कंसीडर नहीं किया जाता, उसको एज़ अ वस्तु कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब शायद हो सकता है मेरे शब्द गलत हों, लेकिन जो आज की सामाजिक सच्चाई है वो यही है, ठीक है? मतलब खरीद-फरोख्त का काम चलता है सीधे-सीधे, ठीक है? लोग अपनी बोली लगाते हैं कि भाई हमारा लड़का तो इतने में शादी है, इतने में शादी होगी, वहाँ से इतने पैसे मिल रहा है, वहाँ से उतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है? तो इससे होता क्या है? इससे महिलाओं का शोषण होता है, ठीक है? उनके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है? उनके सम्मान को भी ठेस पहुँचती है, ठीक है? तो इससे हमें मतलब बचना चाहिए, दहेज लेने से हमें बचना चाहिए। और विवाह के समय आर्थिक दबाव को खत्म करना। अब देखो होता क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो दहेज देने में सक्षम नहीं है, ठीक है? तो आपने दहेज की डिमांड की या मैंने दहेज की डिमांड की, तो उसने क्या करा? उसने अपना घर बेच दिया, ठीक है? उसने अपना प्लॉट बेच दिया, अपना
जमीन बेच जमीन बेच दी, ठीक है। और हो सकता है और भी कोई संपत्ति हो, जो चल अचल संपत्ति हो, वो भी उन्होंने बेच दी। तो इससे होगा क्या है, वो आपको तो दहेज दे देंगे, यानी कि वो मुझे तो दहेज दे देंगे, लेकिन उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो गरीब हो जाएंगे, और भी गरीब हो जाएंगे, ठीक है। समाज में उन्हें वो स्थान नहीं प्राप्त हो पाएगा, या फिर समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा जिनके वो वास्तविक हकदार हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया इसके मेन मोटिव क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की धारा 1 क्या बताती है। इस अधिनियम की धारा 1 हमें बताती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको कहते हैं शॉर्ट टाइटल। इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार पूरे भारत में है। और यह लागू कब हुआ, यानी कि प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ, ठीक है। तो ये कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये अधिनियम जो है कब अधिनियमित हुआ है, यानी कब पारित हुआ है, और कब संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको बताएंगे। अब चलते हैं इसकी धारा 2 की तरफ। देखो इसकी धारा 2 हमें क्या बताती है, इसकी धारा 2 हमें बताती है दहेज की परिभाषा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज की डिमांड करता है तो दहेज के अंतर्गत क्या क्या आए। देखो दहेज के लिए इन जो निम्नलिखित शर्तें हैं इनका होना आवश्यक है। और ये शर्तें क्या क्या हैं, जैसे मान लो किसी की शादी फिक्स हो गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं लड़का हूँ, मुझे देखने वाले आए और उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ लड़का हमें पसंद है, ठीक है, अब हम शादी कर देंगे। शादी नहीं हुई है, उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम शादी कर देंगे। तो देखो अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी से पहले या विवाह से पहले या शादी के समय या विवाह के समय या फिर विवाह के बाद में, ठीक है, दूल्हा पक्ष या दुल्हन के पक्ष को, ठीक है, या तो अगर कोई मतलब लड़का है तो वो लड़की से कह सकता है, और कोई लड़की भी तो डिमांड कर सकती है ना दहेज की। तो कोई लड़की किसी दूल्हे पक्ष से, ठीक है, सीधे या परोक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे मान लो मेरी शादी तो हो गई, तो मैंने अपने ससुर जी को बोल दिया कि भाई मेरे को तो 20 लाख रुपए चाहिए, है तो मैं शादी करूंगा वरना नहीं करूंगा। या फिर मेरे को एक गाड़ी चाहिए, या फिर मेरे को एक प्लॉट चाहिए, ठीक है। और या फिर जो आजकल बिचौलिए होते हैं उनके माध्यम से या रिश्तेदारों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से उन्होंने कहलवा दिया कि भाई आप मेरे ससुर जी से कह देना कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा वरना शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद, दूल्हा या दुल्हन के पक्ष को, ठीक है, अगर दूल्हा है तो दुल्हन पक्ष को, अगर दुल्हन है तो दूल्हे पक्ष को, सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। अब देखो कोई भी संपत्ति, संपत्ति में क्या क्या आ जाएगा, मान लो घर आ गया, ठीक है, घर आ गया, आपका प्लॉट आ गया, ठीक है, आपकी जमीन आ गई, आपके जेवर आ गए, ठीक है, पैसा हो गया, ठीक है, कोई भी मूल्यवान वस्तु या मांगना या देना, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे मान लो शेयर्स हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, इनको कोई मांगता है या मांगने का करार करता है। करार का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं जैसे मान लो आपसी सहमति। जैसे मान लो अगर मैं लड़का हूँ तो मैंने लड़की के पक्ष से मांगा कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 20 लाख रुपया दे देंगे। तो ये मेरे और उनके मध्य क्या हो गया, एक करार हो गया, ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया। हाँ कि भाई आपने सहमति दी है कि आप दे देंगे। तो यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें दहेज कहलाएंगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी डिमांड को करता है शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के समय, ठीक है, दूल्हा या दुल्हन पक्ष को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और कोई भी संपत्ति की मांग करता है। देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वस्तुओं की मांग होनी चाहिए, यानी कि डिमांड होनी चाहिए। अगर मान लो डिमांड नहीं है, अगर किसी ने स्वेच्छा से दिया है तो वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन अगर आपने डिमांड की है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, या फिर प्लॉट चाहिए, जमीन चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो दहेज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। वो दहेज के अंतर्गत अपराध घोषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, आपने शायद मुस्लिम लॉ पढ़ा हो, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा है। तो मुस्लिम लॉ में एक टर्म है जिसका नाम है मेहर, ठीक है, जिससे क्या नाम है, मेहर। मेहर भी कहते हैं, कहीं कहीं मेहर भी कहते हैं उसको। देखो मेहर में क्या होता है कि जो दूल्हा पक्ष होता है, दूल्हा पक्ष या तो दूल्हे के पिता या दूल्हा खुद, दूल्हे के पिता
या खुद दूल्हा। ठीक है, लड़की को क्या करता है, लड़की को कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे देते हैं। तो ये जो है ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, क्योंकि दहेज में होता क्या है, दहेज में डिमांड की जाती है, यहाँ पे डिमांड नहीं है, यहाँ पे दूल्हा या दुल्हन पक्ष अपनी सहमति से लड़की को कुछ देते हैं। ठीक है, तो ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलते हैं आगे। देखो, ये है उपहार बनाम दहेज। कई बार होता है कि लोग दहेज ले लेते हैं और उसको उपहार का नाम दे देते हैं कि भाई ये तो उन्होंने गिफ्ट दिया है, ये हमने मांगा थोड़ी था, या फिर 10 लाख रुपए तो उन्होंने हमें गिफ्ट में दिए हैं, हमने मांगे थोड़ी थे। तो देखो होता क्या है, देखो उपहार के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है, ये जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी? देखो, पहली बात तो ये है मांग का ना होना, यानी कि वहां पे कोई भी डिमांड नहीं होती, जो भी काम होता है स्वेच्छा से होता है। ठीक है, यानी डिमांड नहीं है। दूसरा, स्वेच्छा से दिया गया। ठीक है, यानी कि जो लड़का और लड़की पक्ष है वो अपनी मर्जी से देता है, और कोई भी करार नहीं, यानी कि ऐसा करने के लिए उन्होंने आपसी कोई सहमति नहीं जताई है, या फिर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि भैया हम ऐसा आपको करेंगे। वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी खुशी खुशी से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये उपहार हो जाएंगे। और दहेज, दहेज जैसे मैं अभी आपको बता के आया हूँ, दहेज में डिमांड होती है, डिमांड यानी मांग होती है कि भैया मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये दहेज के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको उपहार और गिफ्ट और डाउरी में शायद अंतर आप कर पा रहे होंगे। तो देखो, इससे रिलेटेड एक केस है। ठीक है, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें होता क्या है कि हरवंश सिंह या फिर उनके घर वालों से बार बार दहेज की मांग की जा रही थी, या बार बार कुछ पैसे या कुछ वस्तु मांगा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था, 1989 का केस है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर मांग जो है वो एक अपराध बनाती है, यानी कि आप जब अलग अलग डिमांड करेंगे तो हर आपकी डिमांड जो है वो एक अपराध बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखना है हरवंश सिंह बना गुरशरण कौर। अब चलते हैं अगली धारा की तरफ, जिसमें धारा 3। देखो, धारा 3 हमें क्या बताती है। अ, इस अधिनियम की धारा 3 हमें सिर्फ इतना बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति दहेज देता है या दहेज लेता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो धारा 3 के अंतर्गत अपराध हो जाएगा। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत अपराध हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति कोई करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कम से कम इतना तो 5 साल की सजा होगी, और या फिर 15,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर दहेज का मतलब दहेज लेना और देना ये दोनों अपराध हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है, ठीक है, जिसमें दहेज का लेना और देना दोनों शामिल है, तो उसको कम से कम 5 साल की सजा और 15,000 जुर्माना, या फिर दहेज की कीमत, जैसे मान लो उसने 10 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो अगर मान लो निर्णय दिया कि भैया आप जो आपको 10 लाख रुपए दिए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये न्यायालय डिसाइड करता है कि भाई किस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाना है और कौन सा अपराध उसने किया है। ठीक है, अब चलते हैं धारा 4 की तरफ। धारा 4 हमें बताती है मांग करने का अपराध, यानी कि क्राइम ऑफ डिमांडिंग। जैसे मान लो, धारा 4 हमें ये बताती है कि किसी व्यक्ति ने अगर दहेज की मांग भी की है, ठीक है, लिया और दिया नहीं है, सिर्फ अगर दहेज की मांग की है। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने अपने ससुर जी से मांगा कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए दे दो या 20 लाख रुपए दे दो। ठीक है, तो ये मेरा इतना कहना ही ये क्या हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। ठीक है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांग करना। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें 6 महीने, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक की सजा, और इसमें 10,000 रुपए जुर्माना, इसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो धारा 3 और धारा 4 आपको क्लियर हो गई। एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो, धारा 3 में है दहेज देना और लेना। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति ने दहेज लिया भी या फिर किसी व्यक्ति ने दहेज दिया। ठीक है, अगर इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध बनता है तो उसको 5 साल की सजा मिनिमम और 15,000 रुपए जुर्माना, या फिर जो दहेज उसने दिया है वो जुर्माना। ठीक है, और अगर धारा 4 के अंतर्गत उसने दहेज की सिर्फ डिमांड की है, तो उसको मिनिमम 6 महीने की सजा, मैक्सिमम 2 साल की सजा, या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना।
ठीक है, या फिर दोनों से दंडित कर सकता है न्यायालय। देखो लेन देन की जो सजा जो है मांग करने की सजा से अधिक कठोर है। यानी कि अगर आप किसी चीज को मांग करते हैं, ठीक है, तो वो इतना अधिक कठोर नहीं है, लेकिन आपने किसी मतलब किसी से दहेज ले लिया या फिर किसी को दहेज दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये कठोर अपराध है। ठीक है, ये कठोर अपराध के अंतर्गत माना जाता है। अब चलते हैं इस अधिनियम की धारा 4A की तरफ। देखो इस अधिनियम की धारा 4A हमें क्या बताती है इसमें बताती है विज्ञापन पर प्रतिबंध। ठीक है, विज्ञापन पर प्रतिबंध, यानी कि ऐसे किसी भी विज्ञापन को नहीं निकाला जाएगा जिसमें शादी के लिए विज्ञापन देना कि दहेज दिया जाए या लिया जाए या पैसे संपत्ति का ऑफर देना। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी विज्ञापन किसी ने निकाला, जैसे मान लो मैंने निकाला कि भाई मेरा एक बेटा है, जैसे इसका नाम ए है और कोई भी लड़की इससे शादी करती है तो मैं फलाना संपत्ति इसके नाम कर दूंगा, मैं उसको इतना पैसा दूंगा या फिर मैं उसको इतने रुपए दूंगा या फिर ये वाला प्लॉट नाम कर दूंगा। है, और जैसे मान लो मेरी कोई बेटी है तो मैंने कहा कि भाई कोई भी मेरी बेटी से फलाना अगर व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा या फिर मैं उसको एक गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें यानी कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, एक प्रचार कर रहा हूँ, एक विज्ञापन के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, धारा 4A के अंतर्गत अपराधी घोषित हो जाऊंगा। यानी कि ऐसा कार्य करना भी, ठीक है, जिसमें ऑफर पैसे या लेन देन की बात की गई हो शादी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी अपराध आ जाएगा। ठीक है, अपराध घोषित हो जाएगा। और इसमें सजा का कितना प्रावधान है, तो इसमें सजा का प्रावधान है 6 महीने की जेल। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। अब चलते हैं आगे धारा 5 की तरफ। देखो धारा 5 हमें क्या बताती है, धारा 5 हमें बताती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किन्हीं भी दो पक्षों के द्वारा अगर कोई ऐसा करार किया जाता है या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भाई हम शादी होने के बाद या फिर शादी होने से पहले आपको 10 लाख 20 लाख प्लॉट जमीन संपत्ति जेवर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ देंगे या फिर ऐसा कुछ लेंगे, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट नल एंड वॉइड घोषित हो जाएंगे, यानी कि शून्य घोषित हो जाएंगे। अब देखो शून्य घोषित होने का मतलब ये है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उनकी उनकी उनका कोई महत्व नहीं होगा। अब चलते हैं धारा 6 की तरफ। देखो धारा 6 हमें क्या बताती है, धारा 6 हमें बताती है महिला का लाभ। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर दहेज की संपत्ति है, ठीक है, दहेज क्या है, पहली बात तो महिला की संपत्ति है। ठीक है, यानी कि दहेज पे किसका अधिकार है, महिला का अधिकार है। यदि यह ससुराल पक्ष के पास है तो इसे तय समय के भीतर महिला को वापस लौटाना होगा। ठीक है, और उसमें समय सीमा कितनी है, 3 महीने। और अगर उन्होंने ना लौटाया तो उस पर सजा भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये ए पक्ष है और ये बी पक्ष है। ठीक है, ए मान लो लड़की है और बी लड़का है। ठीक है, इसके घर वालों ने कितने रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, एक कार गिफ्ट करी और एक प्लॉट दिया। और क्या हो सकता है, कार गिफ्ट करी प्लॉट दे दिया, हाँ, और मान लो 2 बीघा जमीन दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर बी ने इसकी डिमांड थी, बी की डिमांड थी तो उनने ये दे दिया। अब हुआ क्या, बी जो है वो और डिमांड करने लगा कि भाई हमें तो और चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने ए को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया या फिर ए को मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचानी शुरू कर दी। ठीक है, या फिर उसको जला के मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। तो देखो ये जो संपत्ति जो उन्होंने दी है, यानी कि लड़की के पक्ष ने दी है, जो लड़की के पिता ने दी है, तो उस पे किसका अधिकार होगा, इसी के बारे में धारा 6 हमें बताती है। तो देखो अगर जैसे मान लो सबसे पहले अगर लड़की है, ठीक है, तो सबसे पहला हक उसी का है। यानी कि सबसे पहला हक क्या है, महिला का है, यानी कि उस शख्स की पत्नी का है जिसको दहेज दिया गया है। दूसरा, अगर मान लो बच्चे हैं उसके, ठीक है, तो उसकी संतानों का होगा, उसका वारिस का हक होगा। अगर जैसे मान लो बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं या फिर शादी के अब 5 6 या फिर 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है और बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो लड़की के माता पिता की संपत्ति वो हो जाएगी। यानी कि उस संपत्ति पे किसका अधिकार होगा, लड़की के माता और पिता का। ठीक है, माता का और पिता का। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं धारा
7 हमें क्या बताती है? देखो, धारा हमें 7 ये बताती है कि ऐसे कोई भी मामले, ठीक है, जो दहेज अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी शिकायत कौन कर सकता है? उनकी शिकायत या तो पीड़ित महिला खुद करे, ठीक है, या महिला के रिश्तेदार, मान लो माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, जो भी कर सकते हैं, या मान्यता प्राप्त कोई एनजीओ जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, ठीक है? वो इसकी शिकायत कर सकते हैं, जो महिला कल्याण के लिए ही कार्य करते हों। और इसकी सुनवाई कौन करेगा? इसकी सुनवाई करेगा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, यानी कि जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं वो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? धारा 7 क्या है? धारा 7 हमें बताती है शिकायतों के बारे में, यानी कि अगर ऐसा कोई अपराध बनता है, धारा 3 या फिर धारा 5 के अंतर्गत कोई अपराध बनता है, तो उसको शिकायत कौन करेगा? लड़की या फिर उसके माता-पिता या फिर कोई एनजीओ या फिर उसके कोई रिश्तेदार। अब आते हैं धारा 8 की तरफ। देखो, धारा 8 हमें ये बताती है कि ऐसे अपराध जो इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत दिए गए हैं, वो कैसे अपराध हैं? वो वो संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? इसमें बिना पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और इसमें बेल नहीं मिलती है, ठीक है? इसमें बेल नहीं मिलती है। तो धारा 7 क्या हमें बताती है? शिकायतों के बारे में कि शिकायत कौन करेगा, और धारा 8 हमें ये बताती है कि ऐसे अपराध क्या हो जाएँगे? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएँगे या फिर संज्ञेय अपराध हो जाएँगे, जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसको बेल नहीं मिलेगी, यानी कि नॉन बेलेबल होते हैं ये। अब आते हैं धारा 8 आ। देखो, धारा 8 हमें क्या बताती है? धारा 8 ए, यानी कि धारा 8 हमें बताती है कि सबूत का भार किस पे होगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। अब जैसे मान लो, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ए कोई महिला है और बी कोई पुरुष है, ठीक है? अब महिला ने बी के खिलाफ शिकायत कर दी या फिर अपने पति के खिलाफ शिकायत कर दी कि भाई इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? दहेज की मांग की है, ठीक, या फिर मेरे को प्रताड़ित किया है, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाई है मेरे पति ने। तो अब इसमें केस रजिस्टर्ड कर लेती है पुलिस, ठीक है? तो अब ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अब ये ज़िम्मेदारी बनती है पति की, कि वो अपने को निर्दोष साबित करे या फिर अदालत में ये साबित करे कि भाई मेरी पत्नी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, ये सही नहीं है। तो यानी सबूत का भार किसके पास है? सबूत का भार है बी के पास, यानी पति के पास। जैसे जिसमें लिखा है, देखो, यदि किसी व्यक्ति पर दहेज लेने या देने में मदद करने का आरोप है, तो यह साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी की होगी कि उसने दहेज नहीं लिया है। यानी कि आरोपी को खुद ही साबित करना होगा कोर्ट में कि भाई मैंने दहेज नहीं लिया या फिर मैंने दहेज की माँग जो है नहीं की। अब आ जाते हैं धारा 8 खा की तरफ। देखो, धारा 8 हमें क्या बताती है? धारा 8 हमें बताती है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होते हैं, यानी डीपीओ, उनकी नियुक्ति के बारे में। स राज्य सरकार, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करेगी? इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और ये क्या करेंगे? ये दहेज की जो शिकायतें हैं उनकी जाँच करेंगे, ठीक है? और मान लो आरोपी के खिलाफ क्या करेंगे? सबूत इकट्ठा करेंगे। आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और दहेज के मामले की जाँच करेंगे। और इसमें क्या शामिल है? देखो, डीपीओ की सहायता के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार एक कमेटी गठित करती है जिसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? 5 मेंबर्स ये तो होते ही होते हैं, और 5 मेंबर्स में क्या होता है? 2 महिलाएँ होती हैं। मान लो अब जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसमें 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे 1984 में और 1986 में, देखिए थोड़ी बहुत सज़ा जो है वो बढ़ाई गई थी, ठीक है? जिसमें देखो सज़ा और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई, ठीक है? डिमांड को स्पष्ट रूप से अपराध बनाया गया, ठीक है? डीपीओ की नियुक्ति हुई, ठीक है? अब देखो, आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी, ये इसमें जोड़ा गया। इसको आगे बढ़ते हैं कि आईपीसी की धारा 498 बी, वो 498 ए और 304 बी है क्या? देखो, आईपीसी की धारा 498 ए हमें क्या बताती है? आईपीसी की धारा 498 ए हमें ये बताती है कि या तो पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा कोई क्रूरता करता है, यानी कि मारपीट करता है, किसके नाम पे? दहेज के नाम पे, है कि महिला के साथ मारपीट होती है कि भाई तेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया है, फिर या फिर तेरे घर वालों ने जो वस्तु हमने मांगी थी वो नहीं दी, तो वो आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध माना जाता था। अब आईपीसी तो है नहीं, आईपीसी को समाप्त कर दिया गया। अब ये किस में दे रखा है? अब ये दे रखा है बीएनएस की धारा 85 में,
यानी कि अब ये बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। ठीक है। और ऐसे ही थी आईपीसी की धारा 304 बी। अब आईपीसी की धारा 304 बी बताती थी कि दहेज मृत्यु, यानी कि किसी भी महिला की दहेज के नाम पे या फिर दहेज देने के नाम पे अगर किसी महिला की कोई मृत्यु हो जाती थी विद इन 7 ईयर्स, यानी कि शादी के 7 साल के भीतर भीतर अगर किसी महिला को मार दिया जाता था या जला दिया जाता था, ठीक है, जिससे उसकी हत्या हो जाती थी, तो वो क्या होती, वो आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध मानी जाती थी। लेकिन अब बीएनएस की धारा जो है 80 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। देखो, मृत्यु मतलब उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? आप ये मान लीजिए कि उसकी जो है नेचुरल डेथ ना हो, यानी कि उसकी सामान्य परिस्थितियों में मौत ना हो, उसकी मौत जो है वो एक रहस्यमयी हो, ठीक है? या फिर कोई ऐसा षड्यंत्र हो जिसके तहत उसको मारा गया है, ठीक है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी में ये इसको दे रखा था। और फिर हम देख लेते हैं कि इसको जो बीएसए आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी किस धारा में दे रखा है। अब देखो, इसके कुछ कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, इससे हमने निष्कर्ष क्या निकला। इससे हमें निष्कर्ष ये निकला कि दहेज लेना और देना और मांगना, ये क्या है, तीनों अपराध बनते हैं। ठीक है। लेन देन के लिए न्यूनतम 5 साल की सजा है। जैसे मान लो अगर आपने दहेज लिया है या दिया है तो मिनिमम 5 ईयर्स की सजा आपको मिलेगी। ये हम पीछे धारा 3 के अंतर्गत देख के आ रहे हैं। दहेज की संपत्ति पर केवल महिला का अधिकार है, ये अभी हमने पढ़ा है किसमें, धारा 6 में। धारा 6 में हमने पढ़ा है कि दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार है, सिर्फ महिला का अधिकार है। देखो, सबूत का भार आरोपी पर होता है, ये हमने धारा 8 में पढ़ा है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, आरोपी के पास है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं उसी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि भाई आप ही को खुद को निर्दोष साबित करना है, कि आप अदालत को ये बताएं कि आपने दहेज की मांग नहीं की थी, ठीक है, या फिर आपने दहेज नहीं लिया। तो मेरे भाई यहाँ ये अधिनियम समाप्त होता है। इस अधिनियम की धारा 9 और धारा 10 क्या बताती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस अधिनियम की धारा 9 हमें बताती है कि इस एक्ट के अंतर्गत, सॉरी, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो समस्त शक्तियां हैं, ठीक है, इस नियम बनाने की, वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और धारा 10 हमें बताती है कि राज्य सरकार भी इस पर कुछ नियम बना सकती है। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है पढ़ाईशाला का, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये जो पीडीएफ है आज ही उस पर डाल दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, चाहे मैं हूँ, ठीक है, चाहे मोहक सर हों, चाहे अक्षत यादव सर हों, चाहे वो मोहित सिंह सर, संसार भारती सर, ठीक है, एंड पढ़ाईशाला की पूरी टीम जो हमारे लिए काम करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मेहनत कर रही है ताकि हम आपको कुछ बेहतर दे पाएँ। ठीक है, बाज़ार में काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स मतलब अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ है कि उनको समझने के लिए ही हमें किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे भाई, मैंने सारी चीज़ों को बहुत आसान करके पढ़ाया है, ठीक है? घंटों की मेहनत लगती है इस पे, खुद पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको समझाने का तरीका सोचना पड़ता है कि कैसे मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। तो देखिए, इसके पीछे मेहनत है हमारी और हमारी पूरी टीम की। तो मैं बस यही आपसे चाहूँगा कि आप हमारे पढ़ाईशाला चैनल को मतलब फ़ॉलो करते रहिए, ठीक है? रेगुलरली अपडेट होते रहिए, कंप्लीट जीके, जीएस आपको यहीं मिलेगी, ठीक है? और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, कितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो पढ़ाईशाला ही है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।